हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चले आज जो है क्लास 10 के साइंस का फिजिक्स का जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से मैंने कुछ सवाल लिया है, जिन सवालों का जवाब जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में जो किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि दर्पण जो है मुख्यतः दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो होता है उसका उपयोग साइड मिरर के रूप में हम लोग क्यों करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझे कि साइड मिरर का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा जो है कि कोई भी गाड़ी होती है, ट्रक हो गया, बस हो गया, कार हो गया, उसके बगल में एक शीशा लगा रहता है। जहाँ ड्राइवर बैठा रहता है उसके बगल में एक शीशा लगा रहता है। तो उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उस शीशे को साइड मिरर कहते हैं। तो आखिर जो है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण की अगर हम बनावट की बात करें तो उत्तल दर्पण जिसके भीतरी भाग पर जो है कलाई होती है। उत्तल दर्पण जो है आपका कुछ इस प्रकार से जो होता है, ये अंदर वाले पार्ट पर क्या होता है, कलई होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण का अपना एक गुण है कि वह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा बनाता है, सीधा बनाता है और काल्पनिक बनाता है। इसमें वस्तु को चाहे हम यहाँ पर रखें, वस्तु को चाहे यहाँ पे रखें, वस्तु को यहाँ रखें, वस्तु को यहाँ रखें, इसका प्रतिबिंब जो है हमेशा जो है ये आपका छोटा ही बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा ही बनेगा। तो उत्तल दर्पण का ये गुण होता है कि अपने सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा बनाता है और सीधा बनाता है। तो इससे फायदा ये हो गया कि वस्तु को चाहे कितना भी दूर पर हम रखें जो है उसका प्रतिबिंब हमें छोटा सा जो है इस दर्पण में प्राप्त हो जाए। और दूसरी क्या बात है कि ये जो दर्पण है इसका बनावट ऐसा है कि इसका दृष्टिपरास जो है ज्यादा होता है। देखिए, वस्तु को हम लोग ये वस्तु को यदि मैं यहाँ पे रख दूं, वस्तु को यदि मैं यहाँ पे रख दूं तो इसका दृष्टिपरास, देखिए इसका जो दृष्टिपरास है, ये आपका दृष्टिपरास, ये दृष्टिपरास काफी ज्यादा है। तो दृष्टिपरास ज्यादा होने के कारण इस वस्तु का भी प्रतिबिंब जो इसमें आके बन जाएगा। तो अवतल दर्पण की अपेक्षा उत्तल दर्पण का जो दृष्टिपरास होता है वो ज्यादा होता है, और अवतल दर्पण की अपेक्षा जो उत्तल दर्पण है वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में जो है करते हैं, अर्थात पश्च दृश्य को देखने के लिए करते हैं। किसी गाड़ी के पश्च दृश्य को, पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें आपको दो बातें जरूर याद रखनी है। इसमें बना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। और दूसरी बात याद रखना है कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टिपरास होता है, अर्थात वस्तुओं को जो है अपने अंदर प्रतिबिंब बनाने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। इस कारण से उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं जो दूसरे सवाल की। ये पहला सवाल आपका हो गया, दूसरे सवाल की हम बात करते हैं। तो देखिए, दूसरा सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाएं। जो तो सवाल क्या है कि प्रकाश के नियमों को लिखें। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। पहला नियम में हम लोग कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरे नियम में हम लोग कहते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सवाल है कि इसको किरण आरेख की सहायता से जो है देखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक समतल दर्पण हम लोग पहले बनाएंगे। हमने एक समतल दर्पण ये ले लिया, जो या इसको ये कहें कि एक समतल पृष्ठ है। जो इस समतल पृष्ठ पर
एक प्रकाश के किरण को यदि जैसे ऐसे मैं आपतित करूं तो इस किरण को मैं कहूंगा कि ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है? तो आपतित किरण। अब जाहिर से बात है कि कोई भी किरण यदि किसी सतह पर आपतित होती है तो वहां से वो लौट जाती है, अर्थात ये इधर जो लौट जाएगी। इस लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और ये आपतित किरण इस समतल के जिस बिंदु पर आके पड़ती है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर यदि एक लंब ड्रा किया जाए तो इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो एक नियम जो है क्या हो गया जो है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए ये तीनों एक ही बिंदु पर, आपतित किरण भी यहीं पे आ रही है, परावर्तित किरण भी यहीं से जा रही है और विलंब भी जो है इसी पर है। तो ये पहला नियम आपका जो है। दूसरा नियम क्या कि ये जो अविलंब और आपतित किरण है इनके बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अविलंब है इनके बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। तो ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण के जो बराबर होता है। कहीं पर भी प्रकाश के परावर्तनीय घटना अगर घटित तो होगी तो आपतन कोण परावर्तन कोण के जो है बराबर होगा। तो ये आपका जो दूसरा नियम जो होता है कि आपतन कोण आई जो है बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। तो यही बातें आपको याद रखना है और इस प्रकार से फिगर जो है ड्रा आपको कर देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि दिए हुए उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करें? आप कैसे पहचान करेंगे बिना टच किए, बिना छुए हुए जो है कि उत्तल दर्पण उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है कि कोई कांच की पट्टी है? कैसे पहचान करेंगे? तो उसको छूना नहीं है, क्योंकि टच करेंगे जो है तो आप पहचान ही जाएंगे। जैसे आप जो है उत्तल लेंस को जैसे ऐसे छुएंगे तो बीच में वो मोटा दिखाई देगा, मोटा अनुभव होगा, किनारे पे पतला अनुभव होगा। जो अवतल लेंस को यदि आप छुएंगे जो बीच में जो पतला आपको महसूस होगा और किनारे पर मोटा महसूस होगा। जो और वृत्ताकार पट्टिका को टच करेंगे तो चारों तरफ जो है आपको बराबर मोटाई जो है दिखेगा। तो छू के तो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन बिना छुए कैसे बता सकते हैं? तो देखिए इसका भी जो उपाय है कि बिना छुए भी हम लोग बता सकते हैं कि दिया गया जो लेंस है वो उत्तल है कि अवतल लेंस है कि कोई कांच की पट्टी है। तो देखें जरा सा, जैसे ये आपका जो है उत्तल लेंस, ये आपका अवतल लेंस, ये उत्तल है, ये अवतल है और ये आपका समतल प्लेट होता है ऐसे। ये समतल, तो इसको बिना टच किए हमें बताना है। ठीक, तो चले हम इसको हटा देते हैं, हम इसको हटा देते हैं कि अवतल है, उत्तल है कि कौन समतल है, हमें नहीं पता है। हमें इसको बिना टच किए हुए जो बताना है कि ये कौन सा लेंस है। तो क्या करेंगे कि एक वस्तु हम लोग लेकर जाएंगे इसके सामने। मान लिया जाए कि ये कोई वस्तु है आपका, ये आपका कोई वस्तु है। इस वस्तु को इस लेंस के सामने लेकर जाएंगे। यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस में बड़ा बनता, यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस वाले लेंस में बड़ा बनता हो तो ये फिक्स है कि ये आपका उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अब इसी वस्तु को जो है यहां पर लेकर आते हैं और इसमें जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इसमें जो बना हुआ प्रतिबिंब है इस वस्तु का वह जो छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बना? तो काफी बड़ा बना। तो इसलिए हमने इसको उत्तल कहा और इसमें जो प्रतिबिंब बना वो छोटा बना। अब इसी वस्तु को यदि मैं इसके पास लेकर आऊंगी तो हम पाएंगे जो है इसमें जो बना प्रतिबिंब है
वो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब जो है बन रहा है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे जो है कि जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है वो उत्तल लेंस है, जिसमें छोटा प्रतिबिंब बन रहा है वो अवतल लेंस है, और जिसमें बराबर प्रतिबिंब बन रहा है वो कांच की पट्टिका है। क्या है? कांच की पट्टिका है। तो इस प्रकार से हम लोग ये पहचान करते हैं। तो चले, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी हम लोग किसको कहते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो है किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखने का एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि उत्तल लेंस का जो है बना होता है। किसका बना होता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस ही तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। तो उत्तल लेंस का बना जो है एक फ्रेम में इसको जो है मढ़ दिया जाता है। तो एक यंत्र है जो छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में जो इसका उपयोग जो किया जाता है। जैसे छोटी छोटी अक्षरें लिखे गए हैं तो उसको जो है देखने में जो इस्तेमाल जो किया जाता है, उसको बड़ा बड़ा करके देखने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसे काम करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है कैसे काम करता है, इसका हमें किरण आरेख ड्रा करना है, रे डायग्राम इसका ड्रा करना है। तो देखिए जो है चूंकि हमें पता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने जो है उत्तल लेंस एक ले लिया। अब इस उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनना चाहिए और साथ में सीधा बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि वस्तु को आपने देखे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है लेकिन वस्तु का जो है उल्टा दिखाई दे रही, तो सारा अक्षर आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, तो आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको पता होगा जो है कि जब किसी भी वस्तु को उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र O और ये फोकस F1 के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब इधर ही बनता है, बड़ा बनता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किया जाता है। यहाँ से ये प्रकाश का किरण ऐसे जाएगा तो ये F2 के रास्ते यहाँ से जैसे परावर्तित हो जाएगा। एक अन्य किरण जो है यहाँ से जो प्रकाशीय केंद्र के रास्ते ऐसे जाएगी तो ये दोनों किरण जो है अपसारित हो जाएंगे, फैलते हुए चली जाएंगी, जो कि इधर प्रतिबिंब जो है नहीं बनेगा। लेकिन इसको पीछे की तरफ है जैसे हम लोग बढ़ाएं जो है तो हम लोग पाएंगे कि ये ऐसा लगेगा कि ये जो किरणें हैं इधर से कहीं से जो है आ रही है। तो यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये आपका बन जाएगा, ये आपका वस्तु का प्रतिबिंब जो है बन जाएगा। तो देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बना, बड़ा बना। तो इसी फिनोमिना का, इसी चीज का इस्तेमाल जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किया जाता है और इसीलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग किरण आरेख जो है दिखा देंगे। ये किरण आरेख जो है सरल सूक्ष्मदर्शी को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलिए अब हम सवाल नंबर 5 की जो है बात करते हैं कि सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 देखिए क्या है कि जब उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु O और 2F1 के बीच में रखी गई, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। वस्तु को कहाँ रखा गया है? प्रकाशीय केंद्र O और 2F1 के बीच में रखा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। तो इस प्रकार से बनने वाले प्रतिबिंब का रे डायग्राम जो खींच कर आप बताएं कि क्या होगा। तो चलें इसका रे डायग्राम हम लोग खींचते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार का चीजें जो है निकल के आता है। तो उत्तल लेंस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस ये बना लेंगे। तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका F1 होता है, ये आपका 2F1 होता है, ये प्रकाशीय केंद्र वो होता है, ये आपका F2 होता है और ये आपका 2F2 होता है। वस्तु के बारे में करें कि वो और 2F1 के बीच में रखना है। इसका मतलब कि वो यहाँ पर है और 2F1 यहाँ पर। इसका मतलब इसमें तो कहीं पर भी वस्तु को हम रख सकते हैं, कहीं पर भी वस्तु को रख सकते हैं। O और 2F1 के बीच में कहीं पर भी वस्तु को हम रख सकते हैं। चलिए हमने मान लिया कि हमने जो वस्तु को रखा जो 2F1 और F1 के बीच, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे रखा, तो O और 2F1 के बीच में इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जो है। तो हमने यहाँ वस्तु को रखा तो यहाँ से प्रकाश से किरण एक ऐसी जाएगी जो कि इस फोकस के रास्ते जो है अपवर्तित हो जाएगी। एक अन्य किरण जो यहाँ से ऐसे जो जाएगी और ये आगे जो है जाकर यहाँ पर देखिए
तो आगे ये जाकर जो है देखिए ये यहाँ पर क्या कर रही है, एक दूसरे को जो है कट कर रही है। यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है क्या हो जाएगा, यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है बन जाएगा। यदि वस्तु ए और बी है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। इस चीज को हम लोग F1 पर ही वस्तु को रख के बना सकते थे, O और F1 के बीच में भी रख के बना सकते थे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है कि O और F1 के बीच में, तो कहीं पर भी बीच में हम ले सकते हैं। तो ये भी आपका सही है, यदि आप F1 पे रख के बनाए तो भी सही है, O और F1 के बीच में रख के बनाए तो भी सही है। तो कहेंगे जो है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और इधर कहीं पर भी आप वस्तु को रखेंगे तो वस्तु से बड़ा ही प्रतिबिंब आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से रे डायग्राम हम लोग ये दिखा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है, इसको चित्र के साथ जो है आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें जो है, इसको लिख लेंगे कि उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो उसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। बीच में जो मोटा होगा किनारों पर पतला होगा उसको उत्तल लेंस कहेंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग दिखा देंगे जो है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो है, तो एक हम लोग जो उत्तल लेंस बनाएंगे और एक हम लोग जो अवतल लेंस बनाएंगे। इस प्रकार से ये आपका उत्तल लेंस हो गया और ये आपका जो है अवतल लेंस। तो ये चित्र के माध्यम से हम लोग दिखा देंगे कि इसका फिगर ऐसा होता है, इसका फिगर ऐसा होता है। इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है। दोनों तरह का प्रतिबिंब ये बना सकता है, वास्तविक भी बना सकता है, काल्पनिक भी बना सकता है। लेकिन वो अवतल लेंस केवल और केवल जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। केवल और केवल क्या बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस से बड़ा भी प्रतिबिंब बना सकता है, छोटा भी प्रतिबिंब बना सकता है और बराबर भी प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन अवतल लेंस जो हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा ही होता है। तो ये बेसिक अंतर हम लोग लिख देंगे और इस प्रकार से फिगर हम लोग जो है दिखा देंगे। तो ये 6 क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट हो गए। तो चले हम आगे अब बात करेंगे जो है 7 नंबर क्वेश्चन की। चले तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है जिसका 3 गुना वर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो फोकसांतर निकालिए, अर्थात हमें फोकस दूरी जो है निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। टू गिवे, हाँ तो दर्पण दिया है कि दर्पण जो है कौन सा है, तो दर्पण जो है अवतल दर्पण। दर्पण कैसा है, तो अवतल है। और इस अवतल दर्पण के सामने जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है क्या, तो वस्तु रखी गई है। अर्थात वस्तु दूरी जो है जिसको हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। और अवतल दर्पण का जो वस्तु दूरी होता है उसको हम लोग माइनस में लेते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में लेते हैं। तो ये -10 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे। और कह रहा है कि जिसका 3 गुना वर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो 3 गुना वर्धित प्रतिबिंब का मतलब हुआ कि आवर्धन का जो मान है वो 3 दिया है। अर्थात आवर्धन जो एम होता है, आवर्धन जो एम होता है उसका मान जो है 3 दिया। तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो जो चीज दिया था पहले हमने उसको लिख लिया जो है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि आवर्धन एम जो होता है वो -v/m ही होता है। दर्पण के लिए चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है -v/m ही होता है।
तो आवर्धन का मान 3 दिया तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ माइनस भी लिखेंगे, और यू वस्तु दूरी कितना दिया है, तो माइनस में ये 10 दिया है। क्या दिया है, माइनस में 10 दिया है। तो यहाँ से जो है ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो भी बराबर कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर के दूरी पे बन रहा है। हमें इसमें निकालना है क्या है, फोकसांतर निकालना है, एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए हम लोग जो है दर्पण सूत्र जो है लगाएंगे। 1/में एफ बराबर 1/में भी प्लस 1/में यू। 1/में एफ बराबर 1/भी, भी के जगह पर हम लोग लिखेंगे 30 जो है, प्लस यू के जगह पे लिखेंगे 1/10 माइनस में 10। इसमें माइनस नहीं लगेगा क्योंकि भी जो यहाँ पर आया वो पॉजिटिव आया होगा, तो हम लोग अपने से यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। अब जो है आगे इसको सॉल्व करेंगे जो है, तो 1/f बराबर आपका जो है ये 30 का 10 का लघुत्तम जो 30 होगा। ये आपका एक बार में तो यहाँ 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जो है, और 10 से 30 में 3 बार में तो यहाँ पर 3 है। तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 बटा में 30 जो है ये आपका कटेगा 15 बार में। तो 1/f बराबर 1/15 कहेंगे जो है। तो यहाँ से f का मान निकालेंगे तो माइनस में 15 जो आएगा, अर्थात फोकसांतर जो निकल के आपका आया जो है वो कितना आ गया, तो 15 सेंटीमीटर। फोकसांतर क्या निकल के आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम लोग जो सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है आपका जो है कि कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र खींचे। तो देखिए कांच के आयताकार सिल्ली का मतलब ये हुआ कि कोई कांच है, शीशा है, वो सिल्ली टाइप का ऐसे है, जैसे बर्फ का सिल्ली नहीं आपने देखा है, वैसे ही कांच का सिल्ली। तो हम क्या करें कि एक कांच का सिल्ली जो है पहले बना ले जो है, देखें जो है हमने एक कांच का ये सिल्ली जो है बना लिया। ये क्या है, तो कांच का सिल्ली है। इससे हमें अपवर्तन को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, मान लिया जाए कि कोई किरण इस पे ऐसे आके ऐसे पड़ रही है, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण कहते हैं। तो ये किरण यहाँ पर आके पड़ी, तो ये जो कांच का सिल्ली है ये पारदर्शी माध्यम है, तो जाहिर सी बात है कि इसको प्रवेश करके जाएगी किरण। लेकिन हमें पता है कि इधर जो माध्यम है वो विरल माध्यम है और ये संघन माध्यम है, क्योंकि इधर हवा है और इधर ये कांच है। तो हवा को विरल माध्यम और कांच को संघन माध्यम कहेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश के किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इसका अभिलंब जो हम लोग ड्राई यहाँ पे करेंगे ऐसे, तो इसको जाना चाहिए जो है ऐसे, इसको जाना चाहिए जो है ऐसे, ऐसे इसको निकलना चाहिए जो है। लेकिन ये थोड़ा सा विलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ये ऐसे जो हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पे आएगी तो फिर यहाँ से माध्यम जो है चेंज होगा, और फिर यहाँ से माध्यम चेंज होगा। तो ये अब संघन माध्यम है और इधर आपका विरल माध्यम है। तो जब संघन से विरल में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जो है भागती है। तो यहाँ पर जब अभिलंब हम लोग ऐसे ड्रा करेंगे हम लोग पाएंगे कि यहाँ से ये इधर की तरफ ऐसे जो है जा रहा है। तो ये प्रकाश की किरण जो है इस प्रकार से जो है निकल जाए। तो इस प्रकार से कांच में हम लोग जो है प्रकाश के अपवर्तन को इस प्रकार से हम लोग जो है दिखाते हैं, जिसमें ये आपतित किरण होता है, ये जो है अपवर्तित किरण होता है, और ये जो किरण निकल रही है इसको हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। ये आपका निर्गत किरण जो है होता है, ठीक है। और देखिए ये जो किरण जा रही है आपतित किरण का डायरेक्शन जो ये है, और ये निर्गत किरण। तो आपतित किरण और इस निर्गत किरण के बीच का जो लंबाई होता है इसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो ये जो लंबाई कहलाती है इसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो चित्र को जो है ड्रा कर देना है, और इसमें जो है अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र अभी हमने दिखा दिया। एक बार अपवर्तन घटना यहाँ पर हो रहा है, दूसरी बार अपवर्तन घटना यहाँ पर हो रहा है।
एक अपवर्तन घटना यहाँ से इधर हो रहा है और उसके बाद अपवर्तन घटना जो यहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रकार से आयताकार कांच के सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन को जो है दिखाया जाता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9 की जो है बात करते हैं। तो चलिए देखिए, सवाल नंबर 9 से पहले मैं सवाल नंबर 10 को पहले बताता हूँ आपको। पहले मैं सवाल 10 की बात करता हूँ, उसके बाद जो है सवाल 9 पर जो है आता है। तो देखिए जरा सा, देखिए सवाल जो है 10 है कि क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल जो किसे कहते हैं। तो क्रांति कोण को हम लोग समझे कि क्रांति कोण किसको कहते हैं। देखिए क्रांति कोण का क्या मतलब है। जैसे ये आपका जो है विरल माध्यम है और ये आपका जो है संघन माध्यम है। ये आपका विरल माध्यम हो गया, ये संघन माध्यम है। मान लिया जाए कि कोई प्रकाश के किरण जो है इस प्रकार से संघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में जा रही है। कहां से जा रही है? तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से जो है दूर भागती है। संघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होता है? दूर भागती है। तो यहाँ पर यदि हम लोग ऐसे अभिलंब जो है ड्रा करें तो ये जो किरण जा रही है, ये किरण जो है ऐसे जो है ऐसे दूर भागेगी। तो जब दूर भागेगी तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कोण है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं आई जो है, और इसको अपवर्तन कोण कहते हैं आर। तो कहेंगे कि आर इज ग्रेटर देन आई। आर हमेशा जो है बड़ा हो। यदि प्रकाश का किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो जो अपवर्तन कोण होगा वो आपतन कोण से हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा, क्योंकि किरणें जो अभिलंब से दूर भागती है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो झुकाव होगा ज्यादा होगा, अर्थात कोण जो है ज्यादा होगा। यदि ऐसा हो जो है कि ये जो अपवर्तित किरण जो है, जो आपतन कोण यहाँ पर अपवर्तन कोण जो यहाँ पे बना रही है, ये किरण जो है ऐसे चली जाए, यहाँ से चली जाए, और ये जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री जो है कितना हो जाए? 90 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो किरण जो जा रही थी ऐसे, इसका अपवर्तन कुछ इस प्रकार से हो कि ये ऐसे जो है चली जाए, जिसके साथ जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाए जो है। अर्थात अपवर्तन कोण यहाँ पर 90 डिग्री जो है बने। तो इसके सापेक्ष जो है जो ये वाला कोण होता है, ये वाला कोण, इसी को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। अर्थात अब इस कोण को हम लोग आपतन कोण नहीं कहेंगे, और इस कोण को हम लोग क्रांति कोण कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसमें जो है यदि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तन नहीं, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग जो क्रांति कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रांति कोण कहते हैं। फिर से इसको आप सुनिए, ये जो आपतन कोण यहाँ पर है, इसके मान को थोड़ा सा यदि मैं इधर बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ा दूं, जैसे ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी तो इसका जो है इस प्रकार से अपवर्तन हो रहा था, इतना कोण जो बना रही थी। तो जाहिर से बात है कि ये आर वाला कोण ऐसे जो है बड़ा होगा, क्योंकि संघन से विरल में जा रहा है। अब क्या किया जाए कि ये जो किरण है इसको थोड़ा सा और इधर किया जाए, थोड़ा सा और इधर किया जाए। तो थोड़ा सा जब इसको इधर करेंगे तो ये जो किरण है थोड़ा सा इधर आएगी जो है, और इधर आकर जो है इस सतह पे यदि ये सतह से जाके अपवर्तित हो जाए, ये सतह से चल जाए, तब इनके बीच जो बना कोण है यहाँ से ये हट के अब ये जो है कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो ही 90 डिग्री हुआ तो अब ये वाला कोण है आपतन कोण नहीं कहलाएगा। ये वाला कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आपतन कोण अब नहीं कहलाएगा, ये आपका क्रांति कोण कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है शब्दों में इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग जो है क्रांति कोण कहते हैं। ठीक, तो ये क्रांति कोण का जो है डेफिनेशन है। अब जरा सा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पूर्ण यांत्रिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? अब जरा सा इसी में आप सोचिए जरा सा कि ये आपतित किरण यहाँ पर थी तो उसके लिए ये जो अपवर्तन का कोण बना 90 बना,
ये जो है, ये जो किरण है थोड़ा सा और इधर चली जाए जो है, तो अब जो ये अपवर्तित किरण इधर जा रही है, अब इधर जाएगी, इसमें घुस जाएगी, इसी माध्यम में घुस जाएगी। तो अब इसको क्या बोलेंगे? तो इस घटना को कहेंगे वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात जब ये क्रांतिक कोण जो है, क्रांतिक कोण का मान जो है अपवर्तन कोण के 90 डिग्री का जो मान है उससे अधिक आने लगे तो जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही थी अब वो दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, वो पहले माध्यम में ही लौट आएगी, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, फिर से इसको समझिए। जो क्रांति कोण का वो मान जिसके लिए ये अपवर्तन जो कोण है वो 90 डिग्री से जो है यदि बड़ा आ जाए तो प्रकाश की किरणें जो है वो पहले ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है हीरा इतना चमकता है। हीरा इतना क्यों चमकता है? क्योंकि वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। उसका जो ये जो 90 डिग्री कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, माने क्रांति कोण का जो मान है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण से इस तरह का चीज आता है कि प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट के चली जाती है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आप लोगों ने जो समझ लिया होगा। जो है फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर अपने डाउट को जो है पूछें। और ये आपके साइंस के, फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन थे जिनको जो एग्जाम में आने की जो है बहुत संभावना जो होती है। तो इन सारे सवालों को आप बढ़िया से जो देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।